हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का तीसरा अध्याय जो है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का ये पहला वीडियो है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को समाप्त करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसको हम जान लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण नियम दिया तो क्या बताया इसको हम जानेंगे। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक आता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुक्त पतन क्या होता है इसको हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसको हम जानेंगे। उसके बाद जी और कैपिटल जी में अंतर, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको हम देखेंगे। और उसके बाद द्रव्यमान क्या होता है इसको हम जानेंगे। भार किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। और द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है उसको भी हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये केवल 35 या 40 मिनट का आपका वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो ऐसे तो आप प्रैक्टिकल रूप में जानते होंगे कि कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। परंतु वो क्यों किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब हम जानते हैं, मान लेते हैं ये कोई पिंड है और ये कोई पिंड है। पिंड माने वस्तु। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है। तो कोई भी वस्तु हो तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है, कोई भी वस्तु है तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई मार्कर है तो ये 50 ग्राम का होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है तो उसके, कोई भी वस्तु है तो उसके द्रव्यमान के कारण ही वो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण के, आकर्षित करता है ना, आकर्षित करता है। तो इस आकर्षण के गुण को ही हम क्या कहते हैं, आकर्षण के गुण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु के द्रव्यमान के कारण किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है हमें, और समझकर इसको वीडियो में ही याद करना है। ये हमारा मकसद होना चाहिए कि वीडियो में याद हो जाए। और यहीं से याद कीजिए, आप क्या कहेंगे, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु के द्रव्यमान के कारण किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में और याद भी हो गया होगा। यदि बार बार आपको याद नहीं होता है तो इसको बार बार सुनिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर इसको सुनिए और रिपीट करके याद कीजिए। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन आप लिखेंगे ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण किसी भी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है।
तो आकर्षण के इस गुण को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें ये कहा गया कि कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के ये गुण है, ये जो गुण है, ये जो विशेषताएं हैं प्रत्येक वस्तु के पास कि वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वो गुण क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। परंतु गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए, कोई भी ब्रह्मांड में स्थित कोई भी वस्तु है, ये मान लेते हैं दो पिंड हैं या दो वस्तु हैं। तो देखिए, ये मान लेते हैं ये वस्तु इस वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो ये पिंड कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, कुछ बल लगा रहा होगा, जिस बल से ये अब इसकी ओर आकर्षित हो रहा होगा। तो जिस बल से कोई वस्तु क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित होता है, तो उस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब जिस बल से कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पास आकर्षित होता है, तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को, मतलब आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक पिंड, कोई भी पिंड है तो प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को जिस बल से क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आप डेफिनेशन बोल देंगे ना कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, प्रत्येक पिंड या वस्तु भी आप लिख सकते हैं, प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने गुरुत्वाकर्षण बल का भी डेफिनेशन हमने लिख दिया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं साइड हट रहा हूँ, ले लिए होंगे। चलिए, तो अब हम देखेंगे, हमारा तीसरा टॉपिक होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला ये आता है कि यह नियम किसने दिया? तो यह नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया। कौन दिया? आइजैक न्यूटन ने। यह नियम कौन दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। और किस सन में दिया था? तो ये भी याद रखेंगे, 1687 ईस्वी में दिया था। ये दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है और इसे लिखना है। क्या लिखेंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया तथा यह नियम 1687 ईस्वी में दिए थे। इतनी बात आपको लिख लेना है। ठीक है, ऐसे तो आपको लिख दिया गया शॉर्ट में, तो आप लिख सकते हैं इतना, या हम तो नोट्स प्रोवाइड आपको कर ही रहेंगे। अंत में हम आपको बताएंगे भी कैसे आप ले सकते हैं। तो इतना हमने लिख दिया। उसके बाद इन्होंने ये नियम में क्या बताया?
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या बताया उसको हम समझते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि इस नियम के अनुसार, मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, अब इन्होंने क्या बताया इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में समझ लेते हैं। देखिए ये दो पिंड हैं, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है m1 और ये है m2। ये दो वस्तु है, एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 है, तथा इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है, d है। समझ रहे हैं ना, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, d है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है यदि उसके पास द्रव्यमान है तो वो क्या करेगा, किसी भी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगेगा, या आकर्षण कहें, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको, ये वाला वस्तु इसको आकर्षित करेगा, ये वस्तु इसको आकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों के पास द्रव्यमान है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ये द्रव्यमान वाले दो पिंड हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी d है। तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, इन्होंने कहा कि दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, वो इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या कहा था कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी d हो तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, तथा इन्होंने दूसरी बात कहा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो इन्होंने नियम दिया था। ठीक है, तो इसे अपने शब्दों में लिखना है। अब इन्होंने पहले तो ये कहा कि दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और दूसरा कहा कि इनके बीच की जो दूरी होता है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, आकर्षण बल। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में। आपको ये फिगर नीचे आपको बना लेना है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले लिख लूँ उसके बाद मैं बना लूँगा। आप लिखेंगे इस नियमों के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, पिंडों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के, तथा उनके मतलब दोनों पिंडों के, उनके बीच की दूरी के, बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यही है इस नियम में बताया गया कि कोई दो पिंड है, ये कोई दो पिंड है, एक है m1 और एक है m2, और इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है, वो d है। तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण होगा वो दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने बताया था और वही बात हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यदि हम इन दोनों का गुणा कराते हैं, मतलब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दोनों क्या है, बल सामान्य है, तो हम एक ही बल लिखेंगे। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 m2 बाई r स्क्वायर, सॉरी r नहीं d लिखे हैं ना,
दूरी को हमने d माना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे d स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस फॉर्मूले में, यदि समानुपाती के चिन्ह को हटाकर यदि हम इक्वल का चिन्ह लाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जो है g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो अगर आता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि यह नियम आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी को दिया था। उसके बाद लिखेंगे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद इन दोनों को लिखकर उसके बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से इस फॉर्मूले को आपको लिख देना है और हो सके तो ये फिगर को भी आपको बना लेना है। तो इतना हो गया आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, कभी भी समझ कर इसको याद करना है, ठीक है, कभी भी रटना नहीं है। अब मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आपको समझ में याद हो जाए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही हम आगे भी जो भी टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हट रहे हैं, ले लिए होंगे। चलिए, तो अब हम देखेंगे जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जिसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है। तो इसको याद रखेंगे, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है अर्थात जो कैपिटल जी है, इसका मान सदैव नियत होता है। मतलब इसका मान हर जगह एक सामान्य होता है, कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो अब आता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते किसे हैं। तो इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, इससे जस्ट पहले जब हमने पढ़ाया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो उसमें हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? जो हमने बताया था F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला उसमें बताया था ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो G था, ये जो G है यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब यदि ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो यदि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अगर बताएं आपको, तो यहाँ से G का जो मान मिलेगा वो F इंटू डी स्क्वायर बाई m1 m2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूले आया है। तो इसको आपको याद रखना है। ये भाग में था, इधर आया तो गुणा कराया और उसके बाद ये दोनों गुणा में हो गए और इसके बाद आए तो इधर भाग करा दिए। तो ऐसा फॉर्मूला आया है। तो आपको ये क्या है, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ पे F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। किसके? तो दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है और ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। और ये m1 क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान है और ये दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है। तो इसमें ये बताया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये m1 है और ये m2 है। तो इसमें ये बताया जाता है कि यदि इन दोनों के बीच की दूरी, जो इन दोनों की बीच की दूरी है, यदि उसे हम 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। यहाँ से हम इसका परिभाषा कैसे करेंगे, तो यदि हम दोनों पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर ले लेते हैं और ये जो द्रव्यमान है इसको हम इकाई द्रव्यमान मान लेते हैं, मतलब ये इकाई द्रव्यमान वाले पिंड हैं। इकाई द्रव्यमान वाले पिंड हैं। तो इन दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा उसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहेंगे। तो देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली रूप से आपको ऐसे समझा दूँ तो ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। अभी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। यदि जो D है उसको हम इकाई ले लेते हैं, इकाई मतलब 1 ले लेते हैं, और जो m1 है और m2 है इन दोनों को भी हम इकाई ले लेते हैं। ठीक है, इकाई मतलब 1। तो यदि हम इन सभी का मान हमने 1-1 ले लिया तो इसका यदि हम पुटअप करेंगे तो क्या निकलेगा, G इक्वल टू F, और ऊपर इसका मान 1 ले लिया है तो 1 का स्क्वायर, और इधर नीचे 1
गुणे 1 लिखेंगे क्योंकि दोनों का मान 1 1 है। तो अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, g इक्वल टू f इंटू 1 अब बटे 1 आएगा। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो g इक्वल टू f आएगा, क्योंकि नीचे 1 का मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब में क्या मिला, यदि इनका और इन दोनों का मान यदि 1 1 हो जाए तो उस समय जो बल होगा, जो उस समय दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? जब इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और दोनों पिंड इकाई द्रव्यमान वाले पिंड हो, तो उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। समझ में आया? तो हम इसका डेफिनेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। समझ में आया? देखिए एक बार और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। आप क्या कहेंगे कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इतना पूरा डिस्कस क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको याद हो, इसी वीडियो में याद हो और रटना ना पड़े। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। इसको डेफिनेशन लिखने के बाद आप इस फॉर्मूले को जरूर लिख दीजिएगा, इस दोनों फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, दोनों आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। यदि आप समझना चाहें तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि ये कौन सी राशि है। तो राशि आपको याद रखना है, ये अदिश राशि होती है। और एक और इसमें बात याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है, किसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, मतलब किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से हमने निकाला है जो क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया है, और द्रव्यमान का मात्रक होता है तो kg। तो 2 यहाँ पे द्रव्यमान है तो kg स्क्वायर। तो याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है। तो ये 2 बात को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं स्लाइड हट रहा हूँ, ले लिए होंगे। चलिए अब हम देखेंगे मुक्त पतन। तो मुक्त पतन किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को नष्ट करना मतलब पतन करना ही मुक्त पतन कहलाता है। समझ में आया? जिस बल से, मतलब पृथ्वी में एक गुरुत्वीय बल है ना, गुरुत्वीय बल मतलब कि वो आकर्षित करती है किसी भी वस्तु को। यदि हम ऊपर कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो वो अपनी क्या करती है, नीचे गिर जाता है वस्तु। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसको आकर्षित कर रही है।
तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, तो गुरुत्वीय बल को नष्ट करना ही, उसका पतन करना ही मुक्त पतन कहलाता है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव को नष्ट करना ही क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, तो गुरुत्वीय बल के प्रभाव को नष्ट करना ही मुक्त पतन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा डेफिनेशन है पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है, इस पर ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। अगला आता है गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का डेफिनेशन बहुत ही इजी होता है। इसमें ये होता है कि कोई भी वस्तु है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम समझते हैं, ये कोई भी पिंड है और ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो कोई वस्तु जिस वेग से, कोई भी वस्तु जिस वेग से, मतलब कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है, ये कोई पिंड है या वस्तु है, तो ये स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है, तो ये कुछ ना कुछ वेग से गिर रही होगी। इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेग से नीचे की ओर आ रही होगी, ठीक है। तो इसके वेग में प्रति सेकेंड, इसके वेग में प्रति सेकेंड क्या होती है, जो वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिरता है ना, तो उसके वेग में धीरे धीरे वृद्धि होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो यही कहा जा रहा है कि प्रति सेकेंड उसके वेग में जो वृद्धि होती है, प्रति सेकेंड उसके वेग में जो वृद्धि होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ में आया? देखिए, मैंने कभी भी आपको डेफिनेशन रटवाया, हमने तो आपको समझा रहे हैं कि जब ये वस्तु गिर रही है तो इसके वेग में प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो प्रति सेकेंड में जो जो वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो एक बार मैं अंत में डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स में लिखिए। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड जो वृद्धि होती है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु के, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड जो वृद्धि होती है, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे। तो साइड हट रहे हैं, आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण
तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर, मतलब कैपिटल जी और स्मॉल जी। अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, जो गुरुत्वीय त्वरण है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहे या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है, इसको अब हम जान लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला आता है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसको हम जानते हैं स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले कि इसका मान याद रखेंगे, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब किसका मान हमने बताया, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमने बताया कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। परंतु सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपको याद रखेंगे कि इसका मान क्या होता है, 8.85 सॉरी कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसको आपको, इन दोनों का मान आपको याद रखना है, ठीक है। शायद 11 होता है, सॉरी यहाँ पर 12 हो गया था, 11। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब कैपिटल जी का मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का मान आपको याद रखना है। अगला आता है कि याद रखेंगे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यह एक क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो हम लिखेंगे यह एक सदिश राशि होता है। ये कौन सा, यह अदिश राशि होता है, ठीक है। कौन होता है, जो गुरुत्वीय जो क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो कौन सा राशि, तो अदिश राशि होता है। उसके बाद याद रखेंगे कि इसका मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसका मात्रक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। तो इतना आपको याद रखना है। अंतिम में एक और आपको पॉइंट्स याद रखना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे कि मान लेते हैं यदि आपका वेट, यदि यहाँ पर आपका वेट है 35 किलो, तो आप जाएंगे तो आपकी चंद्रमा पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर वेट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है आपका वेट 10 हो जाए, 15 किलो हो जाए, ऐसे हो सकता है। परंतु यहाँ पर आप 35 केजी के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुरुत्वीय क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम लिख देंगे कि इसका मान प्रत्येक स्थानों पर अलग अलग होता है। परंतु याद रखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान प्रत्येक जगह पर क्या होता है, सामान्य होता है। मतलब यदि यहाँ पर आप जितना आपका वेट है, मान लेते हैं 25 किलो के यहाँ पर हैं, तो आप कहीं भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाइए, आपका जब वेट मापा जाएगा तो वो 25 केजी का ही होगा, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होता है, नियत होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि इसका
मान सदैव नियत होता है। सदैव नियत का मतलब क्या कि इसका मान कहीं भी एक सामान्य होता है, मतलब कहीं भी अलग अलग नहीं होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर इनमें पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा मैं साइड हट रहा हूँ, आप ले लीजिए, ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं द्रव्यमान, 7वां टॉपिक है ना, द्रव्यमान मतलब मास क्या होता है। तो देखिए द्रव्यमान बहुत ही इजी है। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो हम कह देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि गए आपने चावल खरीदना है, तो आप कहेंगे भैया 5 किलो चावल दे दीजिए, तो वो 5 केजी जो है ना वही द्रव्यमान है। तो इसका मतलब हम इसका परिभाषा कैसे करेंगे, हमने तो मतलब आपने समझ लिया ना कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, परंतु इसका परिभाषा बहुत ही इजी है। आप कहेंगे कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है, तो उस वस्तु में जो निहित पदार्थों की जो मात्रा होती है उसे ही हम द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो इस वस्तु में निहित पदार्थों की मात्रा, निहित पदार्थों की जो परिमाण होता है, परिमाण कहें या मात्रा कहें, तो किसी वस्तु में निहित पदार्थों के परिमाण को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ गया ना। मतलब उसके अंदर, उस वस्तु के अंदर जितनी मात्राएं हैं पदार्थों की, उसका परिमाण ही क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मतलब द्रव्यमान कहलाएगा। तो इसका कोई सटीक मतलब यही है। डेफिनेशन तो मैं लिख दे रहा हूं, आप क्या लिखेंगे किसी वस्तु में निहित पदार्थों के परिमाण को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ऐसे याद रख लेंगे। वैसे तो आप समझते ही हैं और इसका डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, बट हाँ पता होना चाहिए, ठीक है। अगला इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी राशि होती है, तो ये अदिश राशि होती है, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल M से भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात को आपको पता होना चाहिए। अगला एक और याद रखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है, मतलब किलोग्राम होता है। और एक और बात याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि इसका मान सदैव नियत होता है, मतलब हर जगह एक सामान्य होता है। तो इसका मान क्या होता है, नियत होता है। तो इतनी बात को आपको याद रखना है। ये सब कुछ टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि क्या पूछा जाएगा कि द्रव्यमान का मात्रक होता है। अब द्रव्यमान का परिभाषा या राशि पूछ लिया जाता है, तो ऐसे आपको याद रखना है। छोटे मोटे जो क्या होते हैं एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं, एक यहाँ पर ही देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है जो है भार। तो चलिए वेट तो कहेंगे कि नहीं लिख रहे, ठीक है। वेट है जो मतलब भार क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए वेट का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, तो वह बल ही उस वस्तु का वेट कहलाता है। नहीं समझ में आया, समझिए। देखिए ये कोई पिंड है, क्या है, पृथ्वी है हमारी, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का केंद्र है, और ये है कोई वस्तु। तो हम यही कह रहे हैं, यह है क्या, कोई वस्तु है। तो हम यही कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है, तो वह बल वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है, तो वह बल उस वस्तु का भार कहलाता है।
तो आशा करते हैं कि आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसका परिभाषा लिख लेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सभी का परिभाषा लिखवाया जाता है तो ऐसे ही चलाया जाए या आपको केवल उसी को 2-3 बार समझा दिया जाए, आप स्वयं लिख रहे हैं। ठीक है, कम से कम आप बताएंगे तो ऐसे आगे टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। तो एक बार मैं और डेफिनेशन को बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिखिए। एक तो कम से कम परिभाषा आप लिखिए। आप क्या लिखेंगे? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है वह बल उस वस्तु का भार कहलाता है। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो अब हम एक और अंतिम अपना टॉपिक देख लेते हैं। आप लिख लेंगे इसका परिभाषा, बहुत ही सिंपल वे में हमने 2-3 बार समझा दिया और बोल भी दिया है। अब हम देख लेते हैं कि भार और द्रव्यमान में अंतर। देखिए, अब भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहला अंतर, तो इसे m से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं और इसे w से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आता है, तो याद रखेंगे इसका मात्रक केजी होता है, मतलब किलोग्राम होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद यह एक अदिश राशि होता है। द्रव्यमान क्या होता है? अदिश राशि, और यह जो भार होता है वो सदिश राशि होता है। उसके बाद चौथा याद रखेंगे कि द्रव्यमान सदैव नियत होता है, मतलब इसका मान सदैव नियत होता है। और भार का मान क्या होता है? इसका मान नियत नहीं होता है। अब नियत होता है नहीं होता है का मतलब है कि इसका मान सदैव एक सामान्य रहता है, हर जगह एक ही जगह सा होगा, और इसका मान नियत नहीं होने का मतलब कि इसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप अभी तक पेशेंस बनाकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ अपने सजेशन को हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे सजेशन क्या है कि आपको जो परिभाषा लिखवाया जा रहा है वो ऐसे ही लिखवा कर समझाया जाए, या उसी को 2-3 बार आपको समझाया जाए और स्वयं आप लिख लेंगे। उससे क्या होगा? थोड़ा सा समय बचेगा। जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। दूसरी बात कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। जैसे आप चैनल पे जाकर वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। उसको या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पे भी क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज एक और भी रिक्वेस्ट है कि आपके घर में, आपके परिवार में या आपके फ्रेंड्स में जो भी क्लास 10th में या क्लास 9th में हैं उनसे कहिए, या क्लास 12th में उनसे कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप नहीं सपोर्ट करेंगे, यदि आपको समझ में आता है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से मैसेज करके उनसे नोट्स मांग सकते हैं, और बहुत ही कम रुपए में आपको पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 वर्ष के लिए नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, ओनली हमको लग रहा है 39 रुपए में, आपको 39 रुपए में 1 वर्ष का नोट्स दिया जा रहा है। लगभग 20 रुपए में, मतलब पूरे फिजिक्स और पूरे केमिस्ट्री का 20-20 रुपए में आपको दिया जा रहा है। इससे कम क्या होगा? तो आप चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि आप नोट्स बनाना सीखिए, कोई जरूरी नहीं है नोट्स को खरीदने का। आप क्या कीजिए, हम तो पूरा चीज यहाँ पे लिखवाते हैं, तो वीडियो को देखिए और नोट्स में लिखते रहिए, उससे भी दिक्कत
दिक्कत है, परंतु आपके पास समय कम है तो आप ले भी सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात आता है एक और कि यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप अगर हमसे बात करना है या कोई डाउट है तो आपके पास दो माध्यम है, एक है टेलीग्राम, एक है इंस्टाग्राम। तो इसमें मैसेज करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। इस टीम पर आपको डाउट वुट नहीं पूछना है, केवल वीडियो लिंक मिल सकता है, नोट्स यहाँ पर मिल सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।